मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज परसेंटेज की 36 क्लास है और आज की क्लास में जो क्वेश्चन करने वाले हैं कुछ आपके इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ अलग तरीके के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन आज की क्लास में जो क्वेश्चन होने वाले हैं कुछ अलग एकदम डिफरेंट कंसेप्ट पर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। आज की क्लास में वो क्वेश्चन हम लोग जो करेंगे, आज की क्लास में 4 क्वेश्चन करेंगे। तो वो क्वेश्चन जो होंगे वो आप पीछे के जो आप वीडियो देखे होंगे, तो जो मैंने पढ़ाया है उन वीडियोज में जो कंसेप्ट बताया है उसी से रिलेटेड है। अब आप अगर क्वेश्चन वाइज देखें तो आपको समझ में आता जाएगा कि हाँ कैसे कौन से पैटर्न पर और किस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वो अगर देखें, क्वेश्चन को करें तो उसके अकॉर्डिंग देखते जाएंगे, समझते जाएंगे और करते जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, when the price of an item was reduced by 10%, then its sale was increased by X%. If there is an increase of 20% in the receipt of the revenue, then the value of X will be. क्वेश्चन है कि एक वस्तु का मूल्य 10% घट जाता है, एक वस्तु का मूल्य 10% घट जाता है जबकि उसकी बिक्री X% बढ़ जाती है, जिसके कारण रिवेन्यू के रिसिप्ट में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए X का मान कितना है, मतलब कितने प्रतिशत जो सेल था वो इंक्रीज हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझें तो आपके तरीके जो होंगे, अगर आप पीछे के कंसेप्ट पढ़ चुके हैं तो मैं एक तो डायरेक्टली तरीका बता दे रहा हूं कि किस तरीके से आपको सोचना है। लेकिन उससे पहले रिसिप्ट ऑफ रिवेन्यू की बात करेंगे यहां पर, तो हम यहां पर बात करेंगे कि रिवेन्यू कैसे आपका होगा, रिवेन्यू जनरेट कैसे होगा। तो वो आपका कंडीशन है यहां पर, प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय, प्राइस मतलब रेट आपका जो कि इंक्रीज नहीं रिड्यूस हुआ है, रेट इनटू कितना, किस रेट पर कितना सेल किया उसी के अकॉर्डिंग तो रिवेन्यू आपका बनेगा। तो रेट क्या है और सेल कितना किया, रेट क्या है और सेल कितना किया। जैसे मैं कहता हूं कि ये मार्कर का प्राइस 100 रुपए है, अगर 100 रुपए है तो मेरा रिवेन्यू कितना होगा, अगर बेचूंगा तो मेरे पास कितना इनकम आएगा, मेरे पास कितना पैसे आएगा, मैं कितने का रिसिप्ट काट करके कस्टमर को दूंगा। तो 100 रुपए का अगर है तो 100 रुपए का रिसिप्ट दूंगा उसे, मुझे 100 रुपए का इनकम होगा। और अगर मैं कहता हूं कि ऐसे 5 मार्कर सेल करता हूं मैं, तो कुल कितना मुझे मिलेगा। तो 5 मार्कर सेल करने का मतलब है कि एक का प्राइस 100 है तो 5 मार्कर का प्राइस कितना हो जाएगा, 500। तो यहां पर आपका जो ये दिया गया है कि रिवेन्यू आपका जनरेट होता है, रिवेन्यू का रिसिप्ट ऑफ द रिवेन्यू, तो वो कंडीशन है कि पहले जो आपका मार्कर को सेल करने पर जो उसके पास पैसे आएंगे उसका वो रिसिप्ट बनाएगा, तो वो आपका इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इसके बारे में बात की गई है। रिवेन्यू आपका यहां के अकॉर्डिंग देखें, ज्यादा लॉजिकल मत चले जाना कि एकदम आप इकोनॉमिक्स पढ़ने के चक्कर में पड़ जाना। रिवेन्यू मतलब प्राइस इंटू सेल, और अब प्राइस इंटू सेल का मतलब यहां पर हुआ कि प्राइस अगर आपसे बोला गया घटाया गया है, अगर प्राइस घटेगा तो रिवेन्यू में चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो मैंने ये कंसेप्ट बता दिया है, बहुत पहले बताया हुआ है कि ओवरऑल चेंज करने की बात करते थे। तो मैंने कहा था कि अगर रेट को, मैंने कहा था प्राइस अगर डबल कर दिया जाए तो रिवेन्यू डबल हो जाएगा। यहां पर डायरेक्टली अगर मैं इसको डबल करूं तो ये पूरा डबल हो जाएगा। मैं कहता हूं सेल आधा हो जाए तो पूरा आधा हो जाएगा। अगर सेल को 20% बढ़ा दिया जाए, यानी कि पहले से 20% ज्यादा सेल हो, तो हम कहेंगे कि रिवेन्यू 20% ज्यादा हो जाएगा। नहीं, मैं सेल को ना बढ़ाऊं, मैं कहूं कि प्राइस पहले से 20% ज्यादा कर दिया तो हमारा रिवेन्यू 20% ज्यादा हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट अगर आप पढ़े हुए हैं तो डायरेक्टली वाला मेथड पहले देख लेते हैं। और डायरेक्टली वाला मेथड यही है कि मैंने आपको यहां पर बताया था, उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्टली करेंगे कि उसका रिवेन्यू कितना था। तो मैंने कहा उसका रिवेन्यू था कितना, तो रिवेन्यू हमने मान लिया 100। उसका रिवेन्यू कितना था, तो मैंने कहा कि रिवेन्यू उसका 100 था। बोला गया कि रेट घटा है 10%, तो अगर रेट मतलब प्राइस अगर 10% डिक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं कि पूरा रिवेन्यू जो था वो 10% डिक्रीज हो जाएगा, यानी 100 से कितना हो जाएगा, 10% डिक्रीज होकर के 90। ये न्यू रिवेन्यू आ गया। कब, जब प्राइस रिड्यूस हो गया 10%, तब यानी कि पहले का रिवेन्यू अगर 100 लेते हैं और रेट 10% घटेगा, तो रेट 10% डिक्रीज होने का मतलब रिवेन्यू 10% घट करके 90 हो जाएगा। ये कंसेप्ट पढ़ा दिया हूं, इसलिए मैं एकदम इसके कंसेप्ट पर बेसिक से नहीं जा रहा हूं, डायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा हूं और समझिए आप। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत होती है तो शुरू की वीडियो स्टार्ट करिए देखना, आपको एकदम कंफर्म क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं बता रहा हूं
यहां पर रिवेन्यू 100 की जगह 90 हो गया, क्यों? क्योंकि रेट डिक्रीज हुआ। और उसके बाद बोला गया सेल इंक्रीज हो गया X%। अब सेल इंक्रीज हुआ तो जो रिवेन्यू हो गया रेट के कम होने की वजह से, अगर सेल इंक्रीज होगा तो ये 90 से इंक्रीज होगा। और बोला गया कि सेल इंक्रीज हुआ X%, जिसके कारण रिवेन्यू जो होगा वो 20% ज्यादा हो गया, 20% बढ़ गया। अगर रिवेन्यू 20% बढ़ गया है, सेल को कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है कि रिवेन्यू आपका 20% बढ़ गया? तो यहां पर मैंने कहा कि X% जो सेल है, अगर सेल X% इंक्रीज हुआ तो रिवेन्यू की वजह से 100 से 90 हो गया था, सॉरी रेट की वजह से आपका 100 से 90 हो गया था रिवेन्यू, और रेट आपका जो सेल था वो अगर X% बढ़ाया तो जो आपका रिवेन्यू हो गया वो X% बढ़ेगा, क्योंकि अगर सेल X% बढ़ाएंगे तो पूरा रिवेन्यू X% बढ़ेगा जो हो चुका है वो। तो अगर सेल अगर आपका X% बढ़ाया गया है, यहां पर X% बढ़ा है, तो 90 का X% बढ़ा करके आपका जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिवेन्यू होगा। और आपको बताया गया कि फाइनल रिवेन्यू देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसिप्ट ऑफ द रिवेन्यू। इतना चेंज होने के बाद जो रिसिप्ट है रेवेन्यू का उसमें 20% की वृद्धि हो गई, यानी पहले था 100 और 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 120। तो अब आप ये कह पाएंगे कि 100 से 120 हो गया क्योंकि 20% की वृद्धि हो गई है रेवेन्यू के रिसिप्ट में। तो आप कह पाएंगे कि कितना प्रतिशत बढ़ाया गया, सेल कितना बढ़ा है? तो आप कहेंगे कि रेट की वजह से 100 से 90 हुआ था और सेल को अगर बढ़ाया जाएगा तो सेल अगर बढ़ेगा तो पूरा रेवेन्यू जो हो चुका है वो बढ़ेगा। और आपको बताया गया है कि 20% रेवेन्यू बढ़ गया है, मतलब 100 से 120 हो गया है। तो ये कितना बढ़ाया गया है? तो आप कह पाएंगे, और जो बढ़ाया गया वो सेल की वजह से बढ़ा करके 20% आपका रेवेन्यू बढ़ा है। तो कितना इंक्रीज किया गया? 30। किससे इंक्रीज किया गया? 90 से इंटू 100, यानी अगर देखें तो 1/3 आ रहा है तो 33.33%। एक तो तरीका ये हो गया जिसके वजह से आप डायरेक्टली इस तरीके से सोचे तो क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। और थोड़ा दिमाग जिनका ज्यादा चलेगा वो तो सीधा कहेंगे कि रेट 10% अगर डिक्रीज हुआ तो उनके दिमाग में डायरेक्टली बनेगा कि 100 था उसका रेवेन्यू, रेट 10% डिक्रीज हुआ तो 100 कितना हो गया 90। और जबकि रेवेन्यू 20% बढ़ा है, अगर रेवेन्यू 20% बढ़ा हुआ है इसका मतलब 100 से 120 हुआ है वो, तो आपका रेट की वजह से 90 होना चाहिए था, जबकि वो रेवेन्यू 120 हुआ है। तो सेल की वजह से 90 की जगह 120 हुआ है। तो कितना 90 से ज्यादा है? तो आप देखेंगे 30 ज्यादा है किससे? 90 से, यानी 30/90 1/3, जो कि आपका 33.33% रेवेन्यू बढ़ाना है तो सेल को 33.33% बढ़ाया गया होगा, यानी X% की वैल्यू 33.33% आ गई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डायरेक्टली माइंड में कैलकुलेट कर पाते हैं। अगर आप पीछे की वीडियो देखे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी जो मैं बोल रहा हूं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। और जो ये मैं बोल रहा हूं और जो मैंने ये बताया है, बोलने वाले का पार्ट मैंने लिख करके दिखाया है, ये उनके लिए है जिनका दिमाग चल रहा है, जो पीछे के वीडियो पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके लिए ये तरीका है। अदरवाइज आपके पास तरीका है कि रेवेन्यू कैसे निकलेगा? रेवेन्यू आएगा आपका रेट यानी प्राइस इंटू सेल, आपका रेवेन्यू आएगा। तो पुराना वाला रेवेन्यू और नया वाला रेवेन्यू को देख लेते हैं कैसे आ रहा है। तो पुराना वाला रेवेन्यू कितना होगा और नया वाला रेवेन्यू कितना होगा उसको रिलेट करते हैं यहां पर। तो बोला गया है कि रेट आपका रिड्यूस हुआ है 10% रेट रिड्यूस होने का मतलब हम लिख सकते हैं 1/10। और अगर रेट 1/10 डिक्रीज हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि पुराना वाला रेट कितना था 10, तो पुराना वाला रेट कितना था 10, पुराना वाला रेट 10 था और डिक्रीज हुआ है, रिड्यूस हुआ है तो 10 से 1 कम हुआ है तो नया वाला रेट कितना हो गया 9। नया वाला रेट कितना होगा 9। जब अगर पुराना वाला 10 मानेंगे तो 1/10 डिक्रीज होने का मतलब कि पुराना वाला अगर 10 यूनिट आपका रेट होगा तो नया वाला 1 कम, उससे कितना होगा 9। इंटू सेल बोला गया कितना परसेंट सेल इंक्रीज हुआ है X%। हमें नहीं पता किस रेशियो में इंक्रीज हुआ है, तो मैंने कहा कि पहले M रहा होगा और अब कितना हो गया N हो गया। पहले M था अब इंक्रीज होके N हो गया। इंक्रीज की बात की गई, M से N हुआ है तो हम कहते हैं कि यहां पर N की वैल्यू M से ज्यादा है, क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है तो M से बड़ा हुआ होगा N। तो जो आपका सेल था पहले जितना सेल होता था M सेल होता था, तो अब आपका नंबर ऑफ सेलिंग कितना है तो N सेलिंग है। और इजिकल टू रेट इंटू सेल इजिकल टू रेवेन्यू पहले के कंपेयर में 20% बढ़ गया और रेवेन्यू 20% बढ़ने का मतलब है 1/5। और यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले वाला जो पुराना वाला रेवेन्यू था, अगर 1/5 इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू तो ये भी पुराना वाला रेवेन्यू था, अगर 5 रहा होगा तो अगर 1 इंक्रीज हुआ तो नया वाला रेवेन्यू कितना आ जाएगा, पहले वाला 5 आ गया और नया वाला 1 इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया 6। 1/5 इंक्रीज होगा मतलब
मतलब 5 से 1 इंक्रीज होकर के 6। तो यहां से अगर आप देखें तो यहां से भी आप निकाल करके क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर यहां से देखें तो 5/6 इंटू 9 इधर जाएगा, 10 इधर आएगा, तो 5 से गया 2 टाइम्स और 2 कैंसिल नहीं हो रहा है, 5 से गया 2 टाइम्स, 3 से 3 एंड 3 से 3 और 3 से ये 2, तो ये आ गया 3/4। तो आप देखिए कि पुराना वाला जो आपका था, पुराना वाला जो था वो सेल m था, तो यहां पर पुराना वाला सेल m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई कितनी, 3। पुराना वाला सेल 3, नया वाला सेल 4, यानी कितना सेल इंक्रीज हुआ, 1, किससे, 3 से, इंटू 100 इज इक्वल टू 33.33%। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझे, ध्यान से करें तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बहुत लेंदी नहीं होते, तुरंत आंसर निकल जाते हैं इस तरीके से, या फिर जो मैंने आपको माइंड में कैलकुलेट करने का तरीका बताया उस तरीके से, लेकिन उसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और ये तरीका भी आपका है जो कि लिख लिख करके कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके इन क्वेश्चंस के कंसेप्ट आप पीछे की क्लास में कर चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पूरा कंसेप्ट पर नहीं जाएंगे, आपको बस समझना है पीछे जो पढ़े आप क्या रिलेट कर पाते हैं, नहीं रिलेट कर पाते हैं। तो फार्मूले को यूज करते हुए किस तरीके से मैं बता रहा हूं उसको समझना है, उसको करना, उसके अकॉर्डिंग सोचना है, जिससे क्वेश्चन का आंसर निकल जाए आपका। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्या है, अ शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट by 25% so that the customer find it difficult to purchase the required amount, but somehow the customer managed to purchase only 70% of the required amount. What is the net difference in the expenditure on that product? एक दुकानदार किसी प्रोडक्ट का मूल्य 25% बढ़ा देता है, जिसके कारण एक दुकानदार उतना वस्तु खरीदने के लिए सक्षम नहीं होता है, उसे परेशानी होती है, ये सक्षम नहीं होता मतलब उसे डिफिकल्टी होती है, खरीदने में परेशानी होती है। किसी तरह वह जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उसके 70% अमाउंट के बराबर का सामान ही खरीद पाता है। तो बताइए कि पहले का जो एक्सपेंडिचर था उसके कंपेयर में अब वो खर्चा उसका जो है वो कितना है। यहां पर तो ये बोला गया है व्हाट इज द नेट डिफरेंस इन द एक्सपेंडिचर ऑन दैट प्रोडक्ट, तो नेट डिफरेंस तो नहीं निकाल सकते हैं, ये बताना है कि पहले के कंपेयर में जो अब का खर्चा है वो कितने प्रतिशत ज्यादा या कितने प्रतिशत कम है। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं और मैं यही क्वेश्चन निकालूंगा। नेट डिफरेंस एक्चुअल आपका डिफरेंस नहीं निकाला जा सकता, बस परसेंटेज में बताया जा सकता है कि पहले के कंपेयर में कितना प्रतिशत ज्यादा या कितना प्रतिशत कम है, और वही क्वेश्चन का आंसर मैं यहां पर निकाल रहा हूं। तो अब आप आइए इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ध्यान से समझें, ध्यान से करें और बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो, तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लगेगा या क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो पहले तो मैं अगर डायरेक्टली बताना होगा और माइंड में अगर बिना लिखे हुए बताना होगा तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा हिंट दूंगा जो आप पीछे पढ़े हुए हैं। तो बोला गया एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू आपका आएगा रेट मतलब प्राइस इंटू यहां पर सेल मतलब क्वांटिटी लिख सकते हैं या सेल लिख सकते हैं, रेट इंटू क्वांटिटी। यहां पर आएगा एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेट इंटू क्वांटिटी। अब आप देखिए इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से समझे, ध्यान से करें, अगर इसके अकॉर्डिंग सोचे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी रेवेन्यू के पार्ट पे बताया था और मैं आपको पीछे के वीडियो में भी बता चुका हूं, ये रिजल्ट आता है 2 या 2 से अधिक के मल्टीप्लाई करने से। ये कंसेप्ट इस तरीके से भी मैं बताया था, या फिर एक्सपेंडिचर बराबर रेट इंटू क्वांटिटी है। अगर रेट डबल हो जाए तो पूरा एक्सपेंडिचर डबल हो जाएगा, कब, जब सेल में कोई चेंज ना हो तब, यानी क्वांटिटी में कोई चेंज ना हो तब। और अगर रेट आधा हो जाए तो पूरा एक्सपेंडिचर भी आधा हो जाएगा। रेट 20% इंक्रीज हो तो पूरा एक्सपेंडिचर 20% इंक्रीज होगा। या फिर मैं कहूं कि पहले के कंपेयर में क्वांटिटी पहले से 20% अगर ज्यादा खरीदते हैं, 25% ज्यादा खरीदते हैं, तो जितने परसेंट ज्यादा खरीदेंगे वो पूरा रिजल्ट जो आपका होगा एक्सपेंडिचर का उसमें भी वही चेंज होगा। मतलब अगर पहले के कंपेयर में डबल क्वांटिटी खरीदे तो खर्चा भी डबल हो जाएगा। पहले के कंपेयर में 20% कम क्वांटिटी खरीदते हैं तो अब का जो टोटल खर्चा होगा वो भी 20% ही कम हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट अगर आप ध्यान रखते हैं तो इस क्वेश्चन का शॉर्टकट जो आपका है, जो सोचने का तरीका है, डायरेक्टली आप कर पाएंगे। कि बोला गया कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाई 25%। तो चलिए मान लेते हैं कि पहले का खर्चा रहा होगा कुछ, पहले का खर्चा कितना रहा होगा, हमने कहा कि 100 रहा होगा।
अगर पहले का खर्चा 100 माना हमने, एकदम सिंपल लॉजिक डायरेक्ट करने का तरीका, और ये कंसेप्ट हम पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके एकदम बेसिक पे नहीं जा रहे हैं। तो पहले का खर्चा अगर उसका 100 था, रेट अगर 25% इंक्रीज हुआ, अगर रेट 25% इंक्रीज हुआ तो पूरा एक्सपेंडिचर आपका 25% इंक्रीज होगा, मतलब कितना हो जाएगा 125। तो एक्सपेंडिचर पहले 100 था, तो अब का एक्सपेंडिचर कितना होगा 125। कब? जब रेट 25% बढ़ा है तो रेट 25% बढ़ने का मतलब कि अब जो नया एक्सपेंडिचर होगा, अब जो नया रिक्वायर्ड अमाउंट होगा, वो क्वांटिटी खरीदने के लिए उसको जो कस्टमर है उसको 125 देना होगा। अगर पहले 100 रुपए देता था, 100 रुपए का सामान लाता था, तो रेट 25% बढ़ने की वजह से अब उसे रिक्वायर्ड अमाउंट कितना चाहिए, उतने ही क्वांटिटी के लिए उसे चाहिए 125 यूनिट। 125, अगर पहले 100 रुपए तो अब 125, पहले 100 यूनिट तो अब 125 यूनिट अमाउंट की जरूरत होगी। अब रिक्वायर्ड अमाउंट कितना आवश्यक है उसके लिए, उसको खरीदने के लिए उतना ही सामान खरीदने के लिए उसे रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो कितना है 125। अगर पहले 100 था तो अब 125 है। लेकिन वो क्या करता है, वो उसे परेशानी होती है, वो नहीं खरीद पा रहा है, इसलिए उसने क्या किया कि जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उतना क्वांटिटी खरीदने के लिए जितना पहले खरीदता था, पहले 100 रुपए में, अगर रुपए के अकॉर्डिंग सोचें, अगर एक रेशियो के अकॉर्डिंग, मैंने कहा कि 100 रुपए का पहले सामान लाता था तो कुछ फिक्स क्वांटिटी होगी, तो 100 रुपए का एक फिक्स क्वांटिटी लाता था। रेट 25% बढ़ा तो उतनी ही क्वांटिटी खरीदने के लिए उसे 25% ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, मतलब कितना 125 रुपए खर्च करना पड़ेगा। अगर 100 रुपए का सामान पहले लाता था तो उतना ही सामान अब उसे 125 रुपए, उतना ही सामान खरीदने के लिए अब उसे 125 रुपए की आवश्यकता होगी। लेकिन उसने क्या किया, उसे परेशानी हो रही थी, नहीं खरीद पाया, शायद नहीं खरीद पा रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने क्या किया कि जितना रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए था उतने ही क्वांटिटी खरीदने के लिए, कितना चाहिए था 125, उसका 70% ही यूज उसने क्या किया कि 70% के बराबर ही खरीदा, उसके 70% के बराबर ही खर्च किया। यानी 125 का अगर 70% निकालें तो ये आपका आता है 12.5 इंटू 7 यानी कि 87.5, यानी अब वो 87.5 खरीद पा रहा है, 87.5 खरीद पा रहा है। मतलब कह सकते हैं कि पहले रिक्वायर्ड अमाउंट अगर 100 था, जितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए, रेट अगर 25% बढ़ा तो अब उतनी क्वांटिटी खरीदने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट कितना होगा 125। लेकिन उसे प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है अब आवश्यक, उसके 70% के बराबर ही खर्च करता है। यानी 125 का 70% निकाला, 70% निकाला, 87.5 ही खर्च करता है। तो आप क्या बता नहीं पाएंगे कि पहले के कंपेयर में कितना परसेंट ज्यादा या कम खरीद पा रहा है, खर्च कर पा रहा है। तो नेट डिफरेंस नहीं निकाला जा सकता, बस इतना बताया जा सकता है कि पहले के कंपेयर में उसका खर्चा जो था वो बढ़ा या घटा। तो आप कह पाएंगे कि उसका खर्चा घटा है। कितना घटा है? 12.5 घटा है। किससे? पहले के कंपेयर में 100 से इंटू 100, तो यानी आपका आ जाएगा 12.5%। और अगर 100 पे 12.5% घटा, 100 पे अगर 12.5, 100 से 87.5 कम हुआ, 12.5 कम हुआ, अगर 100 से कम हुआ है तो आउट ऑफ 100 है, तो डायरेक्टली उसे 12.5% लिख सकते हैं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपका दिमाग चलता है तो आप ये थोड़े ना लिखने जाएंगे। कुछ लोगों का दिमाग में नंबर्स इतने अच्छे तरीके से बैठ चुके होते हैं ना कि वो तुरंत उसको सोचते हैं, तुरंत और कैलकुलेट करके आंसर आता है। जैसे अगर हम देखें यहां पर कि रेट 25% बढ़ा तो कहेंगे कि अगर 100 रुपए उसका खर्चा रहा होगा, रेट 25% बढ़ा तो 125 रुपए उसका खर्चा हो गया। अब अगर वो जितना रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए, रिक्वायर्ड अमाउंट कितना चाहिए रेट 25% बढ़ने की वजह से 125, उसका 70% ही वो क्या करता है, खरीद पाता है। 70% अगर 125 का निकालें तो उनके दिमाग में आएगा कि इसका 10% कितना होता है। 10% कितना होगा 12.5, और 12.5 का 7 गुना 7 टाइम्स करें तो 70% आएगा। तो 12.5 का 7 टाइम्स कितना आएगा, तो आप 12.5 का 7 टाइम्स, या तो आप दिमाग में सेट है तो आप कुछ लोग लॉजिक लगाते हैं, 8 बार में 100 होता है, एक कम है तो वो भी लॉजिक लगाते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग लॉजिक ये लगाएंगे कि 12.5 का 7 गुना, तो 12 का 7 गुना 84.5 का 7 गुना 3.4, यानी 84 प्लस 3.4 इजिकल टू 87.4। तो आप देखेंगे कि 87.4 का मतलब है 100 से कितना कम हो गया 12.5, यानी आंसर हो गया 12.5%। तो चलिए, अगर आप इसको अगर और अच्छे तरीके से मतलब पूरा लिख के करना चाहते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा एक्सपेंडिचर बराबर जो रेट होता है और इनटू क्वांटिटी मतलब जितना खरीद रहा है। ये जो बोलूंगा वो थोड़ा सा ध्यान से समझना इस पॉइंट पर कि पुराना वाला एक्सपेंडिचर और नया वाला एक्सपेंडिचर। तो रेट इनटू क्वांटिटी, पहले जो रेट था वो रेट पहले से 25% बढ़ गया, और रेट 25% बढ़ने का मतलब 1/4 बढ़ने का मतलब रेट की रेट अगर पहले वाला पुराना वाला अगर रेट रहा होगा 4 तो नया वाला रेट कितना हो जाएगा, 1 बढ़ गया 5।
4 से 1 बढ़ गया 5। अच्छा, इसके बाद का पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको समझना इंपॉर्टेंट है, और जो मैं बोलूंगा वो समझना ध्यान से। अब बोला गया कि अब किसी भी तरीके से वो क्या करता है कि रेट की वजह से जो भी खर्चा हो गया है, जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए, उसका वो 70% ही खरीदना चाहता है, यानी खरीदता है। तो अब सिंपल लॉजिक है, अगर इस पॉइंट को ध्यान से समझिए कि नया वाला एक्सपेंडिचर जो भी है, अगर उसका 70% वो खरीदता है, नया वाला जो खरीदने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए, नया वाला जो एक्सपेंडिचर होगा उसका अगर वो 70% खरीदता है, 70% खरीदने का मतलब, आप सिंपल लॉजिक इस पॉइंट को समझना कि अगर उसका खर्चा आधा 70% के बराबर खर्च करता है, पहले के कंपेयर में 70% के बराबर खर्च करता है, पहले के कंपेयर में नहीं, जो आपका रेट की वजह से आपका रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए, जितना आपका खर्चा होना चाहिए, उसका 70% ही खरीदता है, वो उसका 70% ही खर्च करता है। किसका 70%? रेट बढ़ने के बाद जो रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए, जो रिक्वायर्ड आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए था, उसका 70%। यानी कि जो नया एक्सपेंडिचर है, अगर उसका 70% ही खर्च करना है, तो आप या तो रेट को 70% कर दीजिए या क्वांटिटी को 70% कर दीजिए। तो सिंपल लॉजिक मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप इसको 70% करेंगे, 70% अगर इसको करेंगे तो पूरा रिजल्ट 70% हो जाएगा, अगर इसको 70% करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट 70% हो जाएगा। तो रेट में चेंज नहीं करना है, रेट में तो चेंज आपको बता ही दिया गया है कि क्या हो रहा है रेट में, उसके अलावा कुछ नहीं रेट में हो रहा है। तो उसके बाद अगर उसका खर्चा जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए, जो नया वाला एक्सपेंडिचर हो गया है, अगर वो उसका 70% खर्च करना चाहता है, इसका मतलब वो क्वांटिटी को 70% कर दे, और क्वांटिटी को 70% करने का मतलब 70% को लिखते हैं 7/10। क्वांटिटी को 70% करने का मतलब है कि 10 पहले क्वांटिटी 10 यूनिट लाता था, तो अब उसका वो कितना ला रहा है? 7 यूनिट ला रहा है। पॉइंट ध्यान रखना, खर्चे को आधा करना है तो क्वांटिटी को आधा कर लो या रेट को आधा कर लो। तो रेट तो फिक्स है पहले से ही कि कितना चेंज हो रहा है, तो क्वांटिटी को, अगर आपको पता है कि खर्चा 70% करना है तो क्वांटिटी को 70% कर दीजिए, मतलब क्वांटिटी पहले के कंपेयर में 70% लाएगा। 7/10 यानी पुराना वाला 10 रहा होगा तो अब लाएगा 7, यानी अब पुराना वाला नया वाला जो खर्चा है वो उसका रेशियो बता सकते हैं क्या? हाँ, 5 से 2 बार, तो 4 × 2 8 और 7 और ये 1 है तो 7, यानी कितना डिक्रीज हुआ? 1 डिक्रीज हुआ। किससे डिक्रीज हुआ? 8 से, यानी पुराने से 8 से, तो कितना परसेंट है? 12.5% पहले के कंपेयर में क्या हो जाएगा? खर्चा डिक्रीज हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन। दो क्वेश्चन का तरीका मैंने बताया है, और बहुत सारे तरीके हैं, मैं ये नहीं कहता कि केवल 2 तरीके हैं, लेकिन आपको समझना है इंपॉर्टेंट किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, वो आपको ठीक ढंग से समझना है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, of the adult population in a certain village 42% of men and 24% of women are married, assuming that no man marries more than one woman and vice versa, the percentage of total population of adult who are unmarried is। ये क्वेश्चन है, किसी गांव की वयस्क पॉपुलेशन किसी गांव की वयस्क पॉपुलेशन में पुरुषों में से 42% और महिलाओं के 24% विवाहित हैं, शादीशुदा हैं, और ये मानते हुए कि कोई भी आदमी एक से अधिक औरत से शादी नहीं करेगा और कोई भी औरत एक से अधिक आदमी से शादी नहीं करेगी। तो बताइए कि उस गांव की जो टोटल वयस्क पॉपुलेशन थी उसके कितने प्रतिशत लोग अनमैरिड हैं? वयस्क पॉपुलेशन जो टोटल थी उस गांव की, उसके कितने प्रतिशत लोग अनमैरिड हैं? तो अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है वो लॉजिक आपको समझना है। लॉजिक का मतलब यह है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझना होता है। जैसे कि यहां पर आपको दिया गया है, नो मैन मैरिज मोर देन वन वुमेन एंड नो वुमेन मैरिज मोर देन वन मैन, मतलब कोई भी औरत एक से अधिक आदमी से शादी नहीं करती है और कोई भी आदमी एक से अधिक औरत से शादी नहीं करता है। मतलब क्या हुआ? मैं अगर इसका मतलब निकालूं कि उस गांव में मान लेते हैं कि कुछ आदमी रहे होंगे, मैन की संख्या रही होगी m, या मैन जो भी रहे होंगे, और विमेन भी रही होंगी, उसमें मैन भी रहे थे, विमेन भी थी। अब आपको पता है कि एक आदमी की शादी एक औरत से ही होगी और एक औरत की शादी एक आदमी से ही होगी। आप यहां लॉजिक मत लगा देना कि आजकल जो शादी का प्रोसेस चल रहा है, नए नए नियम कानून बन रहे हैं कि आदमी आदमी से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकता है, तो ये सारी चीजें हटा दीजिए। यहां पर कंडीशन है कि एक आदमी एक औरत से ही शादी करेगा और एक औरत एक आदमी से ही शादी करेगा। ये क्वेश्चन में लिखा गया है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे।
तो अब मैं कहता हूं, अगर सिंपल लॉजिक मैं अगर ये कहूं कि उस गांव में जितने भी आदमी थे उसमें से 15 आदमी जो थे वो शादीशुदा थे। अगर 15 आदमी शादीशुदा थे, इसका मतलब यह है कि 15 आदमी, अगर 15 आदमियों की शादी हुई है तो इसका मतलब वो 15 आदमियों की शादी हुई किससे? 15 औरतों से। तो हम कहेंगे कि अगर उस गांव में 15 आदमी शादीशुदा हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि उस गांव में 15 औरतें शादीशुदा हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक आदमी की शादी एक ही औरत से हो रही है और एक औरत की शादी एक आदमी से ही हो रही है। तो गांव में अगर 15 आदमियों की शादी हुई है, इसका मतलब गांव में 15 औरतें हैं जो कि उनकी पत्नियां हैं, तो वो 15 औरतों की शादी हुई है। तो आप सिंपल लॉजिक समझिए कि जितने आदमियों की शादी होगी हम कहेंगे उतनी औरतों की शादी हुई है, और जितने औरतों की शादी हुई है उतने आदमियों की शादी हुई है। जैसे मैं कहता हूं गांव में जितनी भी औरतें थीं उसमें से 200 औरतों की शादी हुई है, 200 औरतें शादीशुदा हैं। तो 200 औरतें अगर शादीशुदा हैं तो औरत औरत से तो शादी नहीं की है, तो औरत शादी किससे की है? आदमी से। और अगर औरत आदमी से शादी की है तो 200 औरतों के लिए 200 आदमी रहे होंगे जिनसे शादी हुई है। तो हर एक औरत के लिए एक आदमी, मतलब 200 औरत शादीशुदा हैं, तो हम कहेंगे कि 200 आदमी भी शादीशुदा हैं। तो ये कंडीशन आपको ध्यान समझना है कि गांव में अब इसमें ये भी तो कहा जा सकता है कि शादी करके कहीं बाहर चले गए, तो ये लॉजिक नहीं है। गांव में बात की जाएगी तो वहां पर कैलकुलेट किया जाएगा, चाहे जहां रहे बात कैलकुलेशन की होगी कि उस गांव में आदमी कितने हैं, तो कहीं भी रहे काउंट तो होगा कि वो उसी गांव के आदमी हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो अब आपका यहां, हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी हो सकता है, मान लेते किसी की शादी हुई मर गए, तो शादीशुदा है, अगर वो शादीशुदा तो अब नहीं रह गई ना, अब तो हम कहेंगे कि वो विधवा है। तो ये सारी कंडीशन अगर आप रीजनिंग के अकॉर्डिंग लगाना स्टार्ट कर दें, हर क्वेश्चन में रीजनिंग का यूज करना स्टार्ट कर देंगे मैथ के क्वेश्चन में, तो वहां पर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए क्वेश्चन में रीजनिंग ज्यादा मत लगाओ, मैथमेटिकल टर्म्स में सोचो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए था कि अगर मैं कहता हूं कि आदमी 15 शादीशुदा हैं तो मैं कहूंगा कि औरतें भी 15 शादीशुदा होंगी। और अगर यहां मैं कहूं कि 200 औरतें शादीशुदा हैं गांव में, तो इसका मतलब 200 आदमी शादीशुदा हैं। तो अब आपको यह समझना है कि गांव की बात की जा रही है और ये कंडीशन के अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत आदमी शादीशुदा है। तो जो भी आदमियों की संख्या होगी, जो भी आदमियों की संख्या है उस गांव में, वयस्क आदमियों की संख्या है, उसमें से 42% अगर कैलकुलेट करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा उतने आदमी शादीशुदा हैं। और औरतों की जो संख्या है उस गांव में जितनी भी औरतें हैं उसके 24% शादीशुदा है। तो जितनी वयस्क औरतें हैं उसका 24% निकालें तो ये वो औरतें आएंगे जो कि शादीशुदा होंगी। और हमें ये पता होना चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए, जो मैंने समझाया समझ गए होंगे आप, कि जितने गांव में शादीशुदा औरतें होंगी उतने ही तो आदमी शादीशुदा होंगे, और जितने आदमी शादीशुदा होंगे उतनी ही तो औरतें शादीशुदा होंगी। इसका मतलब विवाहित जितने आदमी होंगे उतनी ही विवाहित स्त्रियां होंगी। तो ये पॉइंट अगर आप समझ में पाते हैं तो कहेंगे कि जितने मैन शादीशुदा हैं उतने विमेन शादीशुदा होंगी, मतलब जितने मैन विवाहित हैं उतनी औरतें विवाहित होंगी। तो हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर होगा, जितने मैन शादीशुदा कैलकुलेट करने पर आएगा उतने ही कैलकुलेट करें विमेन जो कि विवाहित हैं तो उतने ही आनी चाहिए। तो इनको बराबर कर सकते हैं। तो मैन एंड वेमेन का जो रेशियो आ जाएगा, अगर 6 से डिवाइड करें तो 4 बार जाता है, और 6 से डिवाइड करें 7 बार जाता है, इधर आएगा नीचे जाएगा, यानी मैन एंड वेमेन का जो रेशियो आ गया वो रेशियो आ गया 4 और 7 का। अच्छा, अगर इसके बाद की कंडीशन देखें तो हमने कुछ ही टाइम पहले जो वीडियो बनाई थी जिसमें वेटेज एवरेज से रिलेट करके मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, तो उस तरीके का यूज किया जाए तो आंसर निकल जाएगा। और हमें निकालना क्या है? अनमैरिड पॉपुलेशन निकालना है। टोटल जो आपके वहां पर मैन एंड विमेन, जो एडल्ट मैन एंड विमेन है, वो उनमें से कितने प्रतिशत जो होंगे वो अनमैरिड है, मैन विमेन मिला करके। तो अगर आप यहां से समझ पाए और यहां से समझें तो 42% जो है वो क्या है? शादीशुदा। लेकिन हमें निकालना क्या है? मैरिड नहीं, अनमैरिड। और अगर अनमैरिड निकालना है तो हम कह पाएंगे कि मैन का 42% मैरिड है, तो कितने परसेंट अनमैरिड है? तो 100 में से 42% हटा दीजिए, कितना आएगा? 58% अनमैरिड हैं। तो अनमैरिड कितना आ जाएगा? तो आप निकाल पाएंगे यहां पर कि अनमैरिड होंगे जितने भी मैन है उसका 58%। और आपसे यह भी बोला गया है कि जितनी औरतें हैं उसके 24% मैरिड हैं। इसका मतलब अनमैरिड कितनी होगी? तो 100 में से 24 माइनस करिए तो आपका आ जाएगा 76% अनमैरिड हो जाएंगी। अब आप आ जाइए, इसके बाद की कंडीशन है, और इसके बाद की कंडीशन है 2 तरीके की बात करते हैं हम लोग। 2 तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है। एक वेटेज एवरेज में मैंने बताया था कि ऑन एन एवरेज कितना परसेंट लोग जो है वो अनमैरिड है, तो डायरेक्टली इसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 58 प्लस 4 × 58 प्लस 7 × 76
प्लस 7 इंटू 76 और डिवाइडेड बाई 7 और 4, 7 प्लस 4 11। अगर आपको ये लॉजिक याद हो तो इससे कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। और या फिर मैंने दूसरा तरीका भी बताया था, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन कराए थे, मैंने दोनों तरीके से हर एक क्वेश्चन को बताया था स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए क्यों कैसे। तो अब उसी को देखिए कि यहां पर यूज करेंगे तो वहां पूरा डिटेल न जाएंगे, क्योंकि इस कंसेप्ट को मैं पढ़ा चुका हूं, दो बार पढ़ा चुका हूं, एक स्कॉलरशिप वाले के पार्ट पे और एक अभी थोड़ी देर पहले, मतलब अगर ये 36 वीडियो है तो इससे 2-3 वीडियो पहले ही पढ़ाया था। तो चलिए आते हैं, चलते हैं, देखते हैं यहां पर कि अगर एवरेज निकालना है, अगर आपको पता है कि टोटल निकालना होगा तो इनको ऐड करना होगा, परसेंटेज इनमें कितना है वो दिया गया है, तो आप डायरेक्टली कहेंगे इनके बीच में कोई एक अच्छी सी संख्या मान लेते हैं। मैंने कहा 70% टोटल पॉपुलेशन, जो एडल्ट पॉपुलेशन है मैन वेमेन मिला के, उसके 70% आपकी क्या है, अनमैरिड है। मैंने अनमैरिड 70% क्यों माना, क्योंकि ऐसी संख्या मानेंगे जिससे इन दोनों का डिफरेंस जो हो ना, एक ज्यादा हो एक कम हो और ये मिनिमम डिफरेंस हो। तो मैंने कहा 70%। अगर 70% ले लिया, 70% ले लिया, तो यानी ये कितना आपका है, ये कितना ज्यादा या कम है, तो आप कहेंगे कि ये आपका जो माना है मैंने कि मेन एंड वेमेन सबका मिला के 70% जो है टोटल पॉपुलेशन का 70% पॉपुलेशन जो है ना वो अनमैरिड है, यानी इसका भी 70% होता है, इसका भी 70% होता, तभी तो 70% ओवरऑल होता। लेकिन अगर हम 70% मान रहे हैं, मतलब दोनों का 70% मान रहे हैं, तो ये कितना आपका कम है, एक्चुअल में जो माना है हमने उससे 12 कम है। तो 12 गुणे 4 कितना हुआ, 12 गुणे 4 माइनस का 48 आ गया। और ये जो माना है उसे कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 6 गुणे 7 42 आ गया प्लस का, और डिवाइडेड बाई क्या करना है, 7 और 4 11, यानी कितना आ रहा है ये माइनस का 6/11 आ रहा है। कैलकुलेट करके देख लेना, तो जो माना है उससे 6/11 माइनस का कर देंगे और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 69 होल 5/11%। यहां पर भी वही आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, वही आएगा, गलत नहीं आएगा, कैलकुलेशन मेरी सही है यहां पर। तो देखिए कि अगर आप क्वेश्चन को करते हैं तो ये दोनों तरीके में पढ़ा चुका हूं, इसलिए इसके बेसिक पे नहीं जा रहा हूं, डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर इसका बेसिक जानना है तो 2 पार्ट आपका वीडियो ऐसी है जो कि इस कंसेप्ट पर बनी हुई है, वहां पर अगर आप देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे है, क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि आपको पूरा दिखे, और जो नहीं दिखेगा वो मैं बता दूंगा क्या नहीं दिख रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, अंजलि एक्सपेंस आउट ऑफ हर टोटल एक्सपेंडिचर in a trip is in between travel expenses, accommodation expenses and shopping expenses are in the ratio of 5:4:3. Out of the travel expenses, he spent 25% on bus ticket, 60% on air tickets and remaining travel expenses are saved. All the accommodation expenses are spent on hotels and out of the total expenses on shopping expenses, 50% spent on tax-free product, tax-free लिख दिया, tax-free products, 47 whole 2/9% spent on footpath। ये मत सोच लेना कि 42 + 7 है, ये ध्यान रखना, ये 42 + 7 नहीं, 42 + 2/9% spent on footpath shopping and remaining saved. The total amount saved rupees 17,500. Then find his total accommodation expenses. Accommodation expenses, ये आपका क्वेश्चन है, accommodation expenses, ये आपका लास्ट लाइन था, अकोमोडेशन एक्सपेंसेज पर जो खर्च हुआ है टोटल उसका वो बताना है। अच्छा, अगर इसको देखें हिंदी में समझें तो अंजलि जो है क्या कर रही है, अंजलि की कंडीशन है कि अंजलि ने एक यात्रा ट्रिप का प्लान बनाया और ट्रिप में खर्चे कहां कहां पर है, मैं एक बार ऐसे ही समझा रहा हूं क्योंकि आपका क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पूरा डिटेल में एक एक स्टेप नहीं लिखवा रहा हूं, बस समझ लो, ये आपका डाउट था वो मैं आपको आज बता रहा हूं। तो क्वेश्चन ये है, जिनका भी डाउट था वो आप समझ रहे होंगे, 2-4 लोगों ने इस क्वेश्चन को भेजा था तो उनके लिए मैं आपको यहां पर क्वेश्चन को बता रहा हूं। अंजलि ने टोटल खर्चा जो यात्रा का डिसाइड किया उसमें से उसने ट्रेवल एक्सपेंस, अकोमोडेशन एक्सपेंस और शॉपिंग एक्सपेंस पर जो खर्चा है उसका अनुपात 5:4:3 रखा है, और जो उसका ट्रेवल पर खर्चा है उसका 25% उसने बस के टिकट पर खर्च किया और 60% हवाई जहाज के टिकट पर खर्च किया, बाकी उसने बचा लिया। और जो अकोमोडेशन एक्सपेंस था वो पूरा का पूरा होटल में खर्च हो गया, पूरा का पूरा होटल में खर्च हो गया।
और जो खर्चा उसका शॉपिंग एक्सपेंस पर था उसके 50%, जो खर्चा शॉपिंग एक्सपेंस के लिए रखा था उसने उसका 50% टैक्स फ्री प्रोडक्ट खरीदने में खर्च किया और 47.2/9% फुटपाथ शॉपिंग पे खर्च कर दिया और बाकी बचाया उसने। तो अगर उसकी बचत जो हुई लास्ट में 17,500 रुपए रही, तो बताइए कि उसका अकोमोडेशन एक्सपेंसेज कितना था। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो देखने में तो लंबी कहानी है, ऐसा लग रहा है कि यहां तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया आपके सामने और कैसे होगा कैसे नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन देखने में इतने बड़े होते हैं कि सोच नहीं सकते कि इतना आसान भी होता है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 3 खर्चे की बात की गई है। यात्रा में जो खर्चा हो रहा है उसको 3 खर्चों में डिवाइड किया गया है। एक आपका है कि ट्रेवल एक्सपेंस, ट्रेवल पे, ट्रिप पे जितना भी खर्चा हो रहा है, एक ट्रिप पे कोई जा रहा है तो उसमें ट्रिप में आपका ट्रेवल एक्सपेंस होगा, ट्रेवल एक्सपेंस हुआ उसका वहां पर। दूसरा पार्ट आपका यहां पर है, दूसरा पार्ट है कौन सा, तो अकोमोडेशन एक्सपेंसेज, ये आपका दूसरा पार्ट है अकोमोडेशन एक्सपेंसेज, मतलब रुकने के लिए जो एक्सपेंस किया जाएगा कहीं होटल में, तो अकोमोडेशन एक्सपेंसेज। और तीसरा पार्ट आपका ट्रिप का जो खर्चा है वो शॉपिंग करना है, वहां पर गए हैं इतना दूर तो शॉपिंग तो करेंगे ना, कुछ अच्छा मिलेगा तो खरीदेंगे ना, तो ये शॉपिंग एक्सपेंसेज उसने डिसाइड किया है। और उसने डिसाइड किया था किस रेशियो में इन पर खर्चे को डिसाइड किया था अंजलि ने, तो वो रेशियो था 5:4:3 के रेशियो में उसने डिसाइड किया था। अब आप यहां से थोड़ा सा आगे बढ़िए, क्वेश्चन में चलिए। और क्वेश्चन में बोला गया था कि जो उसने डिसाइड किया था कहां पर, जो उसने ट्रेवल एक्सपेंस डिसाइड किया था उसमें से जितना भी ट्रेवल एक्सपेंस पर खर्च करने के लिए रखा था उसमें से उसने कुछ बस टिकट में खर्च कर दिया, बस टिकट के लिए खर्च कर दिया, और कुछ जो उसने एयर टिकट के लिए खर्च कर दिया। तो अब बस टिकट और एयर टिकट के लिए खर्च कितना किया है, तो बस टिकट के लिए उसका 25% और एयर टिकट के लिए उसका 60%। किसका, जो ट्रेवल एक्सपेंस था उसका 25% बस टिकट पे और एयर टिकट पे 60%। या रिमेनिंग की बात नहीं की गई है, मतलब टोटल का 85%। टोटल मतलब जो टोटल ट्रेवल एक्सपेंस था उसका 25 + 60 यानी 85% खर्च कर दिया। तो बचाया कितना, तो आप कहेंगे कि 15% बचाया है जो भी ट्रेवल एक्सपेंस है। अच्छा, अगर 15% 5 का निकालते हैं तो ये पॉइंट में आएगा, इसलिए हम करते क्या है कि परसेंटेज निकालना है तो अच्छा लगेगा कि अगर 100 अगर हम कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो है तो अगर इसको 100 टाइम्स करेंगे तो इसको भी 100 टाइम्स, इसको भी 100 टाइम्स करेंगे तो जो कैलकुलेशन है उसमें कहीं गलती नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना है कि रेशियो का साइन लगा हुआ है तो किसी एक को अगर आप बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किसी एक को अगर बढ़ाते नहीं है मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं उस संख्या से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। या फिर डिवाइड करते हैं तो सारी संख्याओं को उसी से डिवाइड करना पड़ेगा जो उस रेशियो से रिलेट है। तो यहां पे मैंने कहा सब 500 400 300 के सबको 100 ने कर दिया और यहां से पता चला कि 85% खर्च कर दिया है, तो इसका 15% यानी कितना आएगा, 15% निकालें 500 का तो आएगा 75 उसने बचाया। इस मानने के अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग उसने अकोमोडेशन के लिए क्या बचाया है, क्या 0% उसने बचाया है, यानी 0 बचाया है उसने। क्यों, क्योंकि अकोमोडेशन जो चार्ज था उसने पूरा का पूरा होटल पे खर्च कर दिया है। और तीसरा आपका शॉपिंग एक्सपेंस की बात की गई है, तो शॉपिंग एक्सपेंस जो है ना उसमें से उसने 50% खर्च कर दिया कहां पर, टैक्स फ्री प्रोडक्ट पे। जो टैक्स फ्री प्रोडक्ट था उस पर खर्च कर दिया उसने, उसका कितना, 50%। तो जो टैक्स फ्री प्रोडक्ट था उस पर उसने उसका कितना खर्च कर दिया, 50%। टैक्स फ्री प्रोडक्ट जो था उस पर उसने उसका कितना खर्च कर दिया, 50%। और उसके अलावा जो शॉपिंग फुटपाथ शॉपिंग थी उस पर उसने कितना खर्च कर दिया, 47 होल 2/9%। आप ये मत समझ लेना कि 47 + 2 और डिवाइडेड बाई 9 है, तो ये 47 होल 2/9% है। जो लिखने का तरीका था वो थोड़ा गलत तरीके से लिखा हुआ दिख रहा है, बट मैं शुरू में भी बताया था पढ़ते टाइम, अब भी बता रहा हूं। तो उसने कुल कितना यहां खर्च कर दिया, तो आप कहेंगे 97 होल 2/9%। तो बचाया कितना, 100% में से अगर मैं माइनस कर देता हूं 97 होल 2/9%, तो 100 में से 97 माइनस करें तो 3 - 2/9 और माइनस करना है, यानी हम कह सकते हैं ये कितना रहेगा, तो 25/9%, यानी 25/9% बचाया उसने। किसका, शॉपिंग एक्सपेंस पर जो खर्चा डिसाइड किया था उसका 25/9% बचाया। तो यानी कि 300 का अगर मैं 25/9% परसेंटेज है तो 2 0 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 3 से 3, यानी 25/3 आएगा। तो उसने खर्चा कितना बचाया है यहां पर, 25/3।
तो शॉपिंग एक्सपेंस में से उसने 25/3 यूनिट बचाया, यहाँ कुछ नहीं बचाया, यहाँ कितना बचाया 75। जब आप ये 500, 400, 300 मानते हैं तो उसने कुल कितना बचाया है 75 प्लस 25/3, यानी उसने कुल बचाया, अगर इनको जोड़ें तो 75 प्लस 25/3 इजिकल टू, अगर इनको ऐड करें तो 250/3 यूनिट उसने बचा लिया। 250/3 यूनिट उसने बचा लिया। और अगर 250/3 यूनिट बचा लिया, लेकिन जबकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है उसने बचाया कितना है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि उसने बचाया 17,500। हमारे अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग इतना बचत आ रही है, तो मैं लिख सकता हूं, यहां पर लिखा जा सकता है 17,500 रुपए जो होगा वो हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग 250/3 यूनिट के बराबर आएगा, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग कितनी बचत आ रही है 250/3 यूनिट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया गया 17,500 रुपए, मतलब ये दोनों पार्ट बराबर होना चाहिए। तो हमारा माना हुआ एक रेशियो कितना आएगा, तो डिवाइड करते हैं, 0 0 कैंसिल, 25 से एक बार और 25 से डिवाइड करें तो ये कितनी बार जाता 70, तो 3 गुणे 70, 3 × 70 इजिकल टू कितना आ गया 210 रुपए, और एक रेशियो 210 रुपए आ गया। तो अकोमोडेशन चार्ज का मतलब है यहां पर 400 यूनिट, और एक रेशियो 210 है, तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी इनटू 210 कर देंगे, तो 400 इंटू 210 इजिकल टू 84,000 रुपए। तो मतलब हमारा आंसर कितना आ गया कि अंजलि ने एकोमोडेशन एक्सपेंस कितना किया था 84,000 रुपए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।